नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारा टॉपिक चला था बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। हमने भाग 1 देखा, आज उसी के ऊपर बात करेंगे हम भाग 2 में, जो कि प्यारे विद्यार्थियों हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर देखा था कि बाल अधिकार का अर्थ क्या होता है, बालकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, यूएनओ की महासभा में जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर कौन कौन सी बातें तय हुई थी, बाल अधिकारों को लेकर के कौन कौन से नियम बने थे, उसके बारे में हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर विस्तार से देखा था। और हमने देखा था 4 प्रकार के अधिकार दिए गए बालकों को। बाल अधिकारों की कितनी श्रेणी रखी गई? 4 रखी गई, जिसमें आपने देखा था सबसे पहले था जीने का अधिकार, दूसरा था आपने देखा विकास का अधिकार, तीसरा था सुरक्षा या संरक्षण का अधिकार, चौथा था सहभागिता या भागीदारी का अधिकार। जहां तक मेरे को विश्वास है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे चारों बाल अधिकार। प्यारे साथियों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले मेरे YouTube चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो जरूर देखना, तभी आपके ये भाग 2 समझ में आएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई है। कुछ आप देखोगे लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर और कुछ मैंने मौखिक भी बताई है। तो पहले तो मेरा यही निवेदन है कि उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना सुनना, उसके बाद में ही ये वीडियो आपके समझ में आएगा, जो कि बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण भाग 2। मैंने इसके 2 भाग बना दिए। ये दोनों वीडियो, ये दोनों क्लास से आप अच्छी तरीके से देखना सुनना, फिर देखना एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका उत्तर आप अच्छी तरीके से कर दोगे साथियों। और पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक में से। वैसे व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है साथियों, जो कि हम समाज में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमारे भी कुछ दायित्व कर्तव्य जिम्मेदारियां हैं। इसलिए हमें भी बाल अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए, और बाल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसका संरक्षण भी करना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है साथियों। इसलिए ये नहीं कि ये रीट के सिलेबस में ही है, एसएसटी सामाजिक अध्ययन के अंदर ही इस बार नया जोड़ा है, बल्कि हमें वैसे भी इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है साथियों, ठीक है ना। तो आज हम बात किस पे करेंगे? बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण भाग 2 के ऊपर। पिछला वीडियो आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, समझा होगा। आपने देखा बाल अधिकार दिवस कब आता है? याद रखना 20 नवंबर को, जबकि हमारे भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। उसके बाद में आपने देखा था कि बाल अधिकारों का अर्थ क्या होता है। आगे नहीं ये बात सभी समझ में? तो साथियों आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो को आगे। साथियों बार बार कह रहा हूं, अपनी तैयारी को गति दो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जिसने समय को मान दिया उसी ने मानो समय को पहचान लिया। साथियों बार बार कह रहा हूं, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। दुनिया में चाहे हमें कुछ भी कहे, हमें अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में संभव। चाहे आप देख लो जो भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने अच्छी मेहनत की है, तभी वो आज ये मानो महान कहलाते हैं। तो हमें भी अच्छी लगन के साथ मेहनत करनी होगी साथियों, ये बात अपने दिमाग में सोच लो, और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास हमारा मजबूत होना चाहिए, तभी हम सफल होंगे साथियों। आगे बात में चलो तो देखो आज वाला टॉपिक मेरे साथियों, अच्छी तरीके से सुनना समझना और ध्यान रखना। जो बातें यहां पर आपको नजर आ रही है इसे नोट भी कर लेना, जो मैं मौखिक बोलूं उसे भी नोट कर लेना, भविष्य में बहुत काम आएगी साथियों, ये मैं बार बार आपको कह भी रहा हूं। ठीक है साथियों, आ रही ना बात समझ में?
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले आगे। हाँ जी, चलो देखो तो साथियों, आज हम बात करेंगे बाल अधिकार हनन कि बालकों के अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, आज क्या कारण है उसके पीछे, बाल अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है समाज के अंदर, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और बाल अधिकार में मैंने बताया था आपको, बालक और बालिका दोनों ही है, लड़के और लड़कियां दोनों ही होंगे। यहां बाल का अर्थ केवल लड़के से मत लगाना, दोनों समान होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हाँ, समाज में कुछ ये मानो असामाजिक तत्व होते हैं, अपरिपक्व वाले व्यक्ति होते हैं, रूढ़िवादी लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि लड़का बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है, कहने दोनों में भेद कर देते हैं। ना जी ना साथियों, हमें कभी नहीं करना जीवन में भेद, दोनों समान होते हैं, दोनों की आवश्यकता है। आप देखोगे लड़की भी जरूरी है, अगर ये मानो कि लड़की नहीं होगी तो बहुएं कहां से होगी, हमारा वंश कैसे चलेगा। बस कहते कि पुत्र रत्न की प्राप्ति, चलो पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन ध्यान देना कि पुत्र की शादी के लिए ये मानो लड़की भी तो जरूरी है, तो दोनों का ही महत्व है। देख रहे हो आप भारत का लिंगानुपात कितना है साथियों। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें कोई भेदभाव नहीं करना समाज में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को इक्वल मानना है, दोनों को सम्मान मान करके चलना है, समान सुविधाएं देना है, समान अधिकार देने हैं उनको, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब बाल का अर्थ यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों होंगे, केवल लड़का नहीं होगा। तो बाल अधिकार हनन कैसे हो रहा है आज समाज में, हमारे राष्ट्र में। जो मैंने पहले भी कहा था ना, बालक हमारे समाज और राष्ट्र की संपत्ति होती है, इसलिए आप देखोगे उनका ये मानो अधिकार होना जरूरी है, उनको सम्मान मिलना जरूरी है, ये मानो उनको जो अधिकार समाज में दिए जाए उनका मिलना जरूरी है, तभी उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। और ये मत मानो कि उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, बल्कि उनके साथ साथ परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, हमारे संपूर्ण देश का विकास भी टिका हुआ है, उस पे ही निर्भर है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियां ही ये मानो भारत का भविष्य होगी, ठीक है ना साथियों। आ रही बात समझ में। तो देखो बाल अधिकार हनन क्या है, बाल अधिकार हनन का मतलब यही है कि बच्चों को जो अधिकार नहीं दिए जा रहे, उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है उनका एक प्रकार से, तो वो क्या हो रहा है, बाल अधिकारों का हनन हो रहा है साथियों। तो यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हैं साथियों, जो कि मैं बता देता हूं आपको। हमारे एग्जाम का जो स्तर रखा है, जो कि कक्षा 6 से 8 तक, तो आप देखोगे ये लेसन कक्षा 6 में है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूं, हमें बड़े स्तर पे नहीं जाना। हाँ, पेपर का कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी होगा, तो वहां तक भी मैंने कई बातें यहां पर नोट की है, बस आप इतना देख लेना। मैं दावा करता हूं अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 2 वीडियो में से आएगा, अन्यथा क्या पता वो ना बनाए, क्योंकि इतने टॉपिक होने के बाद में कुछ टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, लेकिन बनाएगा ना साथियों। तो ध्यान देना, इन अपने 2 पार्ट, 2 भाग जो हमने बनाए हैं, इन्हीं में से बनाएगा, और आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी बनाओ, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से तैयार करना है, कितना पढ़ना है। पढ़ने को तो आप देखते हो साथियों बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि हमें कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इस मार्गदर्शन के अभाव में कई प्यारे विद्यार्थी रात दिन बुकों में लगे रहते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण यही है कि उन्हें यह पता नहीं होता कि हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें पढ़नी है, तैयार करनी है, जिससे बार बार क्वेश्चन पुट होते हैं। तो हमें क्वेश्चनों का पता होना चाहिए कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, वही बातें पढ़नी चाहिए। ज्यादा हमें अपने दिमाग में कचरा इकट्ठा नहीं करना साथियों। बेचारा दिमाग छोटा सा ही तो होता है, उसके अंदर कितनी बातें आएगी ये बताओ ना। इसलिए आज का जो स्टूडेंट है वो ये चाहेगा स्मार्ट स्टडी हो, तो स्मार्ट स्टडी के लिए हमें संक्षेप में और अति महत्वपूर्ण बातें ही पढ़नी होगी।
आगे ना बात समझ में। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतना आप तैयार कर लेते हो तो बहुत है। हो सकता है गाइडों में और ज्यादा दे रखा होगा या अन्य कोई भी टीचर आपको और ज्यादा बता रही हैं, हाँ उनका बताना भी सही है, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि अति महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन्हें ही नोट रखना साथियों दिमाग में, और क्वेश्चन भी उन्हीं में से आएगा। आ गई ना बात समझ में साथियों। जरूर तैयार कर लेना इन दो भागों को। हाँ साथियों, तो हम बाल अधिकार हनन को विभिन्न रूपों के माध्यम से समझ सकते हैं, और ये माध्यम 5 है। हम देख सकते हैं कि इसके द्वारा बालकों के अधिकारों का हनन होता है, जिसमें सबसे पहले कन्या भ्रूण हत्या, जो आज सबसे बड़ा बाल अधिकार हनन का कारण बना हुआ है। क्यों? क्योंकि समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, जो अपरिपक्व मानसिकता के जो लोग हैं, जो ये मानो कि पुत्र मोह की जिज्ञासा जो रखते हैं समाज के अंदर, उन्होंने ये मानो कि आज आने वाली कन्याएं जो लड़कियां, उनको गर्भ के अंदर ही जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता है। तो बताओ उनके अधिकारों का हनन हुआ कि नहीं? जो लड़की ये मानो कि संसार में आना चाहती है और उसे आने से पहले ही उसकी मां की कोख में ही, गर्भ में ही उसे मार दिया जाता है। देखो कितना घिनौना काम किया जाता है, जो कि हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर। आंगन की फुलवारी कौन होती है? लड़कियां होती है, बालिकाएं होती है, जो कि आप देखो माता पिता दादा दादी की फुलवारी होती है वो। लेकिन देखा जाता है कई समाज के ठेकेदार जो रूढ़िवादिता से ग्रसित है, अपरिपक्व मानसिकता है उनके अंदर, और पुत्र रत्न की मोह की जिज्ञासा जिनके अंदर है, वो ये मानो कि कन्याओं को भ्रूण हत्या कर दी जाती है, गर्भपात करवा दिया जाता है। ये एकदम सरासर गलत है, क्योंकि इससे बाल अधिकार हनन होता है। बालिका को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया जाता। अरे कम से कम ये दुनिया तो दिखाओ उनको कि भी कैसी है ये दुनिया, जबकि उसको पहले ही मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। मार दिया नहीं बल्कि हत्या शब्द काम में लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान देना साथियों, जो कि हमें समाज के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो कर रही है ना उनको भी रोकना चाहिए। और इसके लिए सरकार ने भी एक रोकथाम हेतु ध्यान देना, जो कि PC एंड PNDT कानून बना रखा है 1994 में। जो ऐसा काम करेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आज भी देखा जाता है चोरी छिपे किया जाता है गर्भपात, कि हमें लड़की नहीं चाहिए हमें लड़का चाहिए। अरे लड़का क्या करेगा ये तो बताओ? लड़का होगा तो लड़की भी तो चाहिएगी, जब बेटियां होगी तभी तो बहू बनेगी। ये बताओ, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो हमारे घर आंगन की जो आप देखोगे फुलवारी कौन होती है? लड़कियां ही तो होती है। तो कहने का मतलब इसकी रोकथाम के लिए ये कानून भी बनाया गया। तो ये क्वेश्चन बन करके आ सकता है साथियों, नोट कर लेना। PC एंड PNDT कानून 1994 कब बना है? 1994 में बना है, इसकी रोकथाम के लिए कि कन्या का भ्रूण हत्या न की जाए। अगली बात समझ में। उसके बाद में इसके संरक्षण हेतु कि कन्याओं को, लड़कियों को, बालिकाओं को संरक्षण प्रदान किया जाए, इसके लिए सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान भी शुरू किया है, जो कि कब? 22 जनवरी 2015 को। ध्यान देना, पानीपत हरियाणा से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अभियान शुरू किया था कि हमें बेटियों को बचाना भी है और बेटियों को पढ़ाना भी है, शिक्षित भी करना है। क्यों? क्योंकि बेटियां अगर पढ़ेगी तो एक कुल नहीं दो कुल रोशन करेगी, एक अपने माता पिता का और एक दूसरा जो जहां पर वो ससुराल होगा उसका। तो कहने का मतलब यही है कि कन्या भ्रूण हत्या बाल अधिकार हनन का पहला कारण है, पहला रूप देखा जा सकता है। हम बात करें बाल अधिकार हनन कैसे होते हैं, उनके विभिन्न रूपों के माध्यम देख रही हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए समाज में। तो रोकथाम के लिए तो ये कानून बनाए, संरक्षण करने के लिए अभियान चलाया भारत सरकार ने। नोट कर लेना, दोनों ही महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है।
क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है ना साथियों, समझ में तो आ रहा है ना? अपनी ये क्लास आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और लाइक करना तो मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी ही हम भारतीय संविधान की जो भाग गो की श्रृंखला चला रहे थे उसको भी जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, जो कि पहले भाग 15 की प्रश्नोत्तरी आएगी और उसके बाद में भाग 16 को हम देखेंगे। ऐसे करके भाग 22 तक हम कंप्लीट करेंगे साथियों। और हो सका तो जल्दी ही आपका अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर भी आऊंगा, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये कहानी भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। जो कई मेरे साथी इंतजार कर रहे हैं कि होशियार जी सर ने और पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था तो बता दी, लेकिन भारतीय संविधान निर्माण अभी तक नहीं बताया कि किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। तो जल्दी ही वो कहानी भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा साथियों। चिंता मत करो, अपनी तैयारी को गति दो, निरंतर जारी रखो। जो मेरा काम होगा वो मैं जरूर करूंगा और आपका काम है पढ़ना, तो आप भी अच्छी तरीके से और अच्छी प्रकार से तैयारी करो साथियों। मेरा तो यही कहना है, पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, जज्बा जोश जुनून रख करके और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखो साथियों। ये मौका बार बार नहीं आएगा। जो हमें ये मौका, ये अवसर मिला है ना, ये मत सोचना कि आगे अवसर आएगा, आगे वाले अवसर में पता नहीं क्या क्या दिक्कत परेशानियां होगी। इसलिए इसी अवसर का फायदा हमें उठाना चाहिए। आने को तो आगे आप देखोगे सेकंड ग्रेड भी आएगी, फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, अन्य और कंपटीशन भी आएंगे, लेकिन उस समय हमारी स्थितियां कैसी होगी साथियों, ये किसी को भी पता नहीं है। क्यों न इस बार बाजी मार ली जाए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जो मैं आपको बार बार कहता भी रहा हूं, अपनी तैयारी को गति दो और अच्छा स्कोर बना करके सिलेक्शन सुनिश्चित करो साथियों। अपने अंदर जज्बा जोश जुनून होना चाहिए। जब व्यक्ति ठान लेता है तो क्या नहीं होता, आप खुद सोच लो साथियों। हमारे आगे कई ऐसे उदाहरण भी है जिन्होंने ठाना है, उन्होंने वैसा करके दिखाया है। तो अपने अंदर भी ठान लो साथियों, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हाँ साथियों, उसके बाद में अगला है बाल अधिकार हनन का जो रूप है वह बाल विवाह। जो हम देखते हैं कि अशिक्षा के अभाव में मान लो या फिर विशेषतः ग्रामीण परिवेश में प्राचीन समय में जो परंपरा चली आ रही थी बाल विवाह की, ये भी बाल अधिकारों का हनन है। छोटी उम्र में ही विवाह कर देना, जो परिपक्व ही नहीं है, अपने आप में समर्थ भी नहीं हुआ और उससे पहले वैवाहिक जीवन में बांध दिया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि इससे भी बाल अधिकारों का हनन होता है। क्योंकि बच्चों के तो पढ़ने के और खेलने के दिन होते हैं और उस समय उन्हें वैवाहिक जीवन में बांध दिया जाता है। गलत है एकदम ये, क्योंकि उनका उस समय अधिकार होता है शिक्षा का, खेलने का, अन्य समान अवसर देने का। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए भी रोकथाम कर रखी है भारत सरकार ने, लेकिन कई नहीं मानते। समाज के ठेकेदार, जो हमारे असामाजिक तत्व हैं, जिसे हम बिचौलिया भी कह सकते हैं, जो कि समाज में इस तरीके की कुरीति, हाँ पहले हमारे समाज की ये परंपरा रही होगी, प्राचीन समय में एक कुरीति रही होगी, लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है साथियों। इसकी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ध्यान देना, जो कि 1 नवंबर 2007 से ये लागू हुआ था। याद करो, जो कि 1929 जो हरिलाल सारदा के द्वारा जो अधिनियम बनवाया गया था, उसी का परिवर्तित रूप है, जो कि 1 नवंबर 2007 से
लागू हुआ था, इस बात को भी नोट कर लेना। और लड़का है उसकी आयु तो होनी चाहिए 21 वर्ष, शादी के लिए ब्याह के लिए कितना होना चाहिए, लड़को 21 वर्ष को होना चाहिए। उसके बाद में लड़की की आयु है वो 18 वर्ष, लड़की छोरी कितनी की होनी चाहिए, 18 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी, 18 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़की की आयु कितनी मानी गई है, 21 वर्ष, और लड़की की आयु 18 वर्ष, तभी उनको ब्याह के सूत्र में बांधना चाहिए, शादी करनी चाहिए, उनकी मैरिज करनी चाहिए उनकी। ठीक है साथियों, आगे समझ में, तो इसको क्लियर कर लेना और नोट भी कर लेना, अति महत्वपूर्ण है साथियों। आ रही ना बात समझ में, ठीक है, ठीक है, पल्ले पड़े तो है ना। ये दोनों वीडियो अच्छी तरीके से देखना, सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी आपके साथ वाले तैयारी कर रही है रीट की सेकंड लेवल एसएसटी में, उन तक ये दोनों वीडियो पहुंचा देना। ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं साथियों, और देखना इसका फायदा कितना होगा। आपको सामान्य नॉलेज भी होगा, व्यवहारिक ज्ञान भी होगा, और हो सका तो कंपटीशन में 1 या 2 क्वेश्चन भी आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना साथियों। चलो तो आगे देखो, तीसरा बाल श्रम। यह भी बाल अधिकार हनन का बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि बच्चों से जब श्रम करवाया जाता है, जो कि घरों के अंदर, होटलों के अंदर, कारखानों के अंदर, ढाबों के अंदर, ईंटों की भट्टे, वहां पे जो आप देखते हो बाल श्रम करवाया जाता है, वो गलत है। क्योंकि बच्चों का शोषण किया जाता है। बेचारे छोटे से बच्चे, मासूम चेहरा, देखा होगा कितने क्यूट लगते हैं, कितने बढ़िया और अच्छे लगते हैं हमें छोटे बच्चे, और उनसे काम करवाया जाता है। ना जी ना, ये गलत है। जो कि हमारे संविधान में भी प्रावधान कर रखा है, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए साथियों, क्योंकि उनके दिन होते हैं खेलने के और पढ़ने के, जिससे उनका शारीरिक विकास होगा। जब आप उनसे श्रम करवाने लग जाओगे, मेहनत करवाने लग जाओगे, तो उनका शारीरिक विकास नहीं होगा, रुक जाएगा। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में नोट रखा करो कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, जो कि खतरनाक स्थानों पे, या आप कहोगे घरों के अंदर भी है, मान लो ढाबों के अंदर है, उसके बाद में होटलों के अंदर है, या ईंटों के भट्टे, वहां पे अन्य कल कारखाने, कंपनी, फैक्ट्री के अंदर जो काम करवाया जाता है, वो गलत है साथियों। नहीं करवाया जाना चाहिए बच्चों से काम। हाँ साथियों, इसकी रोकथाम हेतु भी सरकार ने प्रावधान, क्योंकि हमें ये बातें जरूर ध्यान रखनी है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी रोकथाम हेतु ध्यान देना, किशोर न्याय, जिसको कहा जा सकता है कि बालकों की देखरेख और संरक्षण, जो कि किशोर न्याय अधिनियम कब बना, 2000 में। कब बना, पूरे 2000 के अंदर। फिर कहते हैं कि इसके अंदर कितनी आयु, 18 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है उससे श्रम नहीं लिया जाएगा। हाँ, संविधान में 14 वर्ष है, संविधान में कितना लिखा है, 14, जबकि इस अधिनियम ने कितना किया, 18 वर्ष तक के बच्चे को बालक माना है। आगे बात समझ में, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद में ध्यान देना, 2006 में इसमें कुछ परिवर्तन, संशोधन भी किया गया, जो कि बाल श्रम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित भी कर दिया गया कि किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, श्रम नहीं लिया जाएगा, मेहनत नहीं करवाई जाएगी। और उसके बाद में 2011 में भी इसके अंदर संशोधन किया, और कहते में संशोधन, और फिर उसके बाद में 2015 में ये इसे नया स्वरूप भी प्रदान कर दिया गया। तो ये ईयर जरूर तैयार कर लेना कि बना कब, उसके बाद में संशोधन कब हुआ, और नया रूप कब दिया गया। नया स्वरूप 2015 में दिया गया था साथियों, नोट कर लेना इस बात को, अति महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात समझ में। और उसके बाद में है नंबर 4, बाल यौन हिंसा, जो आज हम देखते हैं बहुत ही घिनौना काम है। असामाजिक तत्व जो होते हैं समाज के अंदर, वही ये काम करते हैं, जो एकदम गलत है, जिसे कोई स्वीकार ही नहीं कर सकता। जो कि आप देखोगे कि बच्चे को भला फुसला करके, या लालच दे करके, या उसको धमका करके, या आप कह सकते हो कि उसको मारपीट करके, और उसका क्या किया जाता है, बाल यौन किया जाता है, बाल यौन हिंसा की जाती है। और देखा जाता है लड़कियों के साथ तो सबसे ज्यादा की जाती है। तो ये एकदम गलत है,
जो कि छोटी उम्र की लड़के उनके साथ में यौन संबंध किया जाता है, ये समाज धिक्कारता है उस व्यक्ति को कि ऐसा क्या है। आप देखोगे इसकी रोकथाम के लिए भी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कानून बना रखे हैं, और जिसमें अति महत्वपूर्ण है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था। उस समय देखा गया था पूरे भारत के अंदर कि क्या स्थिति हो गई थी। उसके बाद में ही भारत सरकार ने ये कानून बनाया जिसका नाम है पोक्सो कानून। क्या नाम है? पोक्सो एक्ट कह दो या कानून, जो कि 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था। ये डेट तैयार कर लेना साथियों, आ सकती है। पोक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है? लैंगिक अपराधों को या उत्पीड़न भी हो सकता है, अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जो पोक्सो एक्ट जिसको कहते हैं 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था साथियों। नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पोक्सो एक्ट की फुल फॉर्म भी आप देख सकते हो, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 एक्ट है, जिसे लैंगिक उत्पीड़न से बालकों के संरक्षण का अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी तैयार कर लेना आ सकता है, जिसके अंदर कहा गया है कि 7 वर्ष से लेकर के और आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा भी तय कर दी गई है, जो कि बाल यौवन के लिए, जो कि कहा जाता है कि सजा को बांटा गया स्थिति के अकॉर्डिंग, आयु के अकॉर्डिंग 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष की जो लड़कियां होंगी उनके साथ अगर यौन संबंध किया जाता है तो ये मानो कि इस एक्ट के तहत उसे कानूनी सजा का प्रावधान है। अलग अलग ये इस एक्ट के अंदर ही पहली बार किया गया था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के और आजीवन उम्र कैद, फांसी की सजा का भी प्रावधान है और होना भी चाहिए ऐसे अपराधियों के लिए। और ऐसा भारत सरकार ने किया भी है साथियों, क्योंकि जो बाल यौन हिंसा करते हैं वो बहुत ही घिनौने काम करते हैं समाज के अंदर। ऐसा हमने देखा भी है और हमने न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़ चैनलों पे हम सुनते भी रहते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब बाल यौन हिंसा नहीं होनी चाहिए, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के काम नहीं होने चाहिए। ये समाज के अंदर बहुत ही घिनौना और घटिया काम है साथियों। तो इसलिए ध्यान देना, ये जरूर तैयार कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे तो जरूर देखना है। आपको पता भी होना चाहिए कि पोक्सो एक्ट क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब लागू हुआ था, यह अधिनियम कब बना था, क्या इसके अंदर प्रावधान है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। नंबर 5, बाल तस्करी। ये भी बाल अधिकार हनन का ही एक रूप है, जो कि आप देखते हो छोटे बच्चों का क्रय विक्रय किया जाता है, बुला फुसला करके ले जाया जाता है, उसके साथ हो सकता है यौन संबंध बनाया जाए या हो सकता है उनसे बाल श्रम करवाया जाए। ये भी गलत है, जो कि डरा धमका करके, मारपीट करके, बुला फुसला करके बच्चों को ले जाते हैं, उसके बाद में हो सकता है बाल श्रम करवाया जाता है, हो सकता है उनके साथ यौन संबंध बनाया जाता है। तो ये गलत है समाज में, क्योंकि इससे भी बाल अधिकार हनन होता है साथियों। नोट करना, ये पांचों तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जो हमारे व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी जरूरी है और ये मानो कंपटीशन के लिए भी जरूरी है। तो उसके बाद में कहा जाता है कि बाल तस्करी के लिए भी सरकार ने रोकथाम हेतु बना रखा है, जिसमें कहा है कि व्यक्तियों की तस्करी, व्यक्ति तस्करी का मतलब है लड़के और लड़कियों की जो तस्करी की जाती है, फिरौत की जाती है, क्रय विक्रय किया जाता है, उनको बेचा और खरीदा जाता है, वो कहलाएगी व्यक्तियों की तस्करी, जिसकी रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2017 में ये बनाया गया था। ध्यान देना, बाल तस्करी के लिए भी हमारे देश के अंदर कई कठोर कानून बने हुए हैं दंडनात्मक, जिसके द्वारा दंड दिया जा सकता है। ऐसे कानून अधिनियम हमारे देश के अंदर बने हुए हैं साथियों।
तो याद रखना कि बच्चों की तस्करी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बच्चों का ये कर्तव्य बनता है कि वो कहीं अकेले न जाए, अजनबी व्यक्ति के साथ न रहे, जो कि कहीं खुले में न जाए, अगर जाए बाहर तो घर वाले को बता करके जाए, अपने मम्मी पापा को, जिससे क्या कि बाल तस्करी रोकी जा सके। क्योंकि जितना बच्चा सचेत होगा, ये मानो बाल तस्करी उतनी ही कम होगी। उसे शिक्षित होना भी जरूरी है, नॉलेज होना भी जरूरी है। तो इसलिए बालकों के भी कर्तव्य हमने पिछले वीडियो के अंदर देखे थे कि उन्हें अपने माता पिता, जो शिक्षक है, जो बड़े हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, जबकि उनको घर से बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। जो उनके अंदर ज्ञान है उसको ज्यादा से ज्यादा बांटा जाना चाहिए। और ये मानो कि किसी को उपनाम से, किसी को छोटे नाम से या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए बालकों को, जबकि किसी की निजी वस्तु को लेने का भी अधिकार या जिद नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कुछ बालकों के कर्तव्य भी होते हैं और उसी प्रकार माता पिता के भी दायित्व होते हैं कि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा विकास और संरक्षण करे। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है। और इसके लिए हमारे संविधान में, भारत के संविधान में आप देखोगे बाल संरक्षण हेतु प्रावधान भी किए गए हैं संविधान के अंदर, जो कि अनुच्छेद 15(3) में कहा है कि महिला और बालकों के लिए विशेष प्रावधान भी हो सकते हैं। जो हम देखेंगे 15 में समानता का अधिकार है ना, वहां पे बालक और बच्चों के लिए, बालक और बच्चों के लिए आप कह सकते हो, और महिलाओं के लिए कुछ विशेषाधिकार भी है कि उनके लिए विशेष प्रावधान भी हो सकते, कोई रोक नहीं सकता। ये नहीं कि हम समान है, ना जी ना, महिला और ये मानो बच्चों को विशेष अधिकार का प्रावधान भी कर रखा है 15(3), नोट कर लेना साथियों। उसके बाद में 21 क, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे उनको निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया है 21 क में, ठीक है। उसके बाद में 24 में कहा है बाल श्रम निषेध, ये अनुच्छेद भी देख लेना साथियों, जो हम भारतीय राज्य व्यवस्था में देखते भी हैं। याद आ गए ना, तो इसलिए यहाँ पे 24 में बाल श्रम निषेध, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। खतरनाक स्थानों पे, कल कारखानों में, आप कहोगे खदानों में, यहां काम नहीं करवाया जाएगा। ये 24 के अनुच्छेद में लिखा है हमारे भारतीय संविधान में। उसके बाद में 39 अड़े, जहां पे कहा है कि बच्चों के लिए समान अधिकार प्रयत्न करेगा राज्य, कि उनका किसी प्रकार से कोई शोषण ना हो, शोषण ना हो। और उसके बाद में कहे 39(6) में कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान किए जाएंगे, उनको संरक्षण दिया जाएगा, राज्य द्वारा ऐसा प्रयत्न किया जाएगा कि बच्चों को जैसी अवस्था, जैसी स्थिति में उनको जो भी सुविधा चाहिए वो सुविधा राज्य मुहैया करवाएगा, कहीं उनका शोषण न हो, कोई भी उनके ऊपर अपराध ना हो, ऐसे प्रावधान कर रखे हैं। और उसके बाद में 45, जो कि आपने देखा 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए राज्य प्रयत्न करेगा कि देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा, देखभाल भी करेगा और शिक्षा की व्यवस्था भी करेगा। 6 वर्ष से कम आयु के जो बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं उनके लिए प्रावधान किया है 45 में। ये भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी बात। उसके बाद में आप देख सकते हो 51 क या ट, 51 क या ट, ध्यान देना, जिसके अंदर मूल कर्तव्य, जिसके अंदर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे उनको उनके अभिभावक, माता पिता, प्रतिपालक, जो भी संरक्षक है वो उनको शिक्षा के लिए स्कूल भेजेगा, ये उनका कर्तव्य होगा। तो कहने का मतलब ये सभी हमारे संविधान के अंदर प्रावधान कर रखे अनुच्छेदों में बच्चों के लिए, बालकों के लिए, ये मानो कि लड़के और लड़की दोनों के लिए ये प्रावधान है। इन अनुच्छेदों को भी देख लेना कि बाल अधिकार को लेकर के, वैसे तो और बहुत सारे प्रावधान हैं लेकिन भारतीय संविधान में कौन से, ये ध्यान देना है। उसके बाद में है साथियों बाल दुर्व्यवहार क्या होता है, इसकी परिभाषा भी हमें पता होना चाहिए। जब ध्यान देना, बच्चों के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, अत्याचार एवं हिंसा को बाल दुर्व्यवहार माना गया है। बच्चों के साथ हम किसी भी तरह का शारीरिक हो, लैंगिक हो या भावनात्मक हो जो दुर्व्यवहार करते, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते,
और उनके ऊपर अत्याचार करते हैं एवं उनके ऊपर हिंसा को भी ये मानो महत्व देते हैं, हिंसा करते हैं उनके ऊपर, वो कहलाएगा बाल दुर्व्यवहार माना गया है। तो ये परिभाषा भी तैयार कर लेना साथियों कि बाल दुर्व्यवहार क्या होता है। जो बच्चों को अधिकार नहीं दिया जाता, उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता है, वही है बाल दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार। जो चाहते वैसा व्यवहार हम नहीं करते, उनके ऊपर उत्पीड़न करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको सताते हैं एक प्रकार से, चाहे उनका शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक, भावनात्मक हो, इन सभी से जब हम उनका शोषण करते हैं, वो क्या कहलाएगा? बाल दुर्व्यवहार कहलाएगा। ठीक है साथियों, बोर तो नहीं हो रहे ना? आ रही ना बात समझ में? बता देना मेरे को। साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बड़ा जरूर बन सकता है लेकिन है महत्वपूर्ण। ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो साथियों, जो मैं बार बार आपसे निवेदन करता भी रहा हूं, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा साथियों। मैं भी ऊर्जावान हो जाऊंगा कि हाँ भी मेरे प्यारे विद्यार्थी और साथी ये मानो मेरे वीडियो से लाभान्वित हो रही हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो साथियों, और अपने अंदर जज्बा, जोश, जुनून रखो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अपने सपने को साकार कर दो इस बार तो। उसके आगे देखो, राष्ट्रीय बाल नीति कब बनी? तो ध्यान देना 2013 में। ये बात भी नोट कर लेना कि राष्ट्रीय बाल नीति कब बनाई गई थी? तो 2013 में बनाई गई थी। उसके आगे देखो, बाल संरक्षण हेतु तंत्र की बाल संरक्षण के लिए कौन कौन से अभिकरण कार्यरत है? तंत्र कौन कौन से है? हमारे राज्य की ही बात करें हम, राजस्थान की, कि बाल संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं जिससे कि बाल अधिकारों की रक्षा हो सके, संरक्षण हो सके, पुनर्वास हो सके, बालकों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो। इसके लिए बाल संरक्षण हेतु तंत्र किया गया, जो कि ध्यान रखना राज्य में, हमारे राजस्थान राज्य में, वैसे प्रत्येक राज्य में आप कह सकते हो, राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और आ सकता है, मेरे को लग भी रहा है कि यही क्वेश्चन बनाएगा कि राज्य के अंदर बाल अधिकारों के संरक्षण और पुनर्वास हेतु कौन कार्यरत है, कौन काम कर रहा है। तो याद रखना साथियों, इसके लिए काम कर रहा है बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। ध्यान देना, इस हेतु कौन है? बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, इन्वर्टेड कॉमा में। ध्यान देना साथियों, बाल अधिकारिता विभाग काम करता है बाल अधिकारों के संरक्षण की और पुनर्वास की। आगे ना बात समझ में? ठीक है ना? कैसी लग रही है क्लास? उसके बाद में इसका सहयोग करने के लिए, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है बालकों के कार्यों को ज्यादा से ज्यादा गति दी जाए, कोई कार्यक्रम हो, कोई भी उसके लिए योजनाएं बनानी हो, इसके लिए काम ये विभाग करता है बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए। लेकिन इसके सहयोग के लिए ये 3 प्रावधान किए गए हैं। सहयोग करने वाली संस्थाएं जिसको आप कह सकते हो, जो कि सबसे पहले राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया है। ध्यान दो साथियों, जो कि 2005 का अधिनियम है ना, उसके तहत आप देखोगे 5 मार्च 2007 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया। उसी तर्ज पर राज्यों में भी बना रखा है, जो कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग काम करता है, जो कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। उससे संबंधित कोई भी ये मानो समस्याएं होती है, उससे संबंधित जो भी जानकारी होती है वो इसी के पास होती है। और ये मानो जो ये अधिनियम और एक्ट कानून जो आप देख रहे हो ना, वो इसी के तहत काम करते हैं। उनका देखभाल करना भी इसी का जिम्मा है कि पोक्सो एक्ट कैसे चल रहा है, पोक्सो एक्ट कैसे चल रहा है, ये सारा काम इसके जिम्मे ही होता है, क्योंकि इसका काम है बाल अधिकारों की रक्षा करना।
हाँ साथियों, उसके बाद में दूसरे राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति भी बनाई गई है, जो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है, संरक्षण का काम करती है। और यह समिति राज्य में नहीं, जिले स्तर पर भी होती है, जिला बाल संरक्षण समिति। यही नहीं, आप देखोगे ब्लॉक स्तर पर भी होती है, ब्लॉक बाल संरक्षण समिति। और यही नहीं, गांव स्तर पे भी बना दी गई कि गांव बाल अधिकार संरक्षण समिति। ऐसे आप देखोगे स्तरों के आधार पर काम करती है, गांव में भी है, ब्लॉक स्तर पे भी है, जिला स्तर पे भी है और राज्य के अंदर भी है, जो बाल अधिकारों की रक्षा का काम करती है। साथियों नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है कि बाल अधिकार संरक्षण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत है, जबकि विभाग ये होगा, विभाग ये होगा। नोट कर लेना मेरे साथियों, बार बार कह रहा हूं, इन सभी बातों को अपनी नोटबुक में नोट करना या फिर इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखना, जो आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। उसके बाद में नंबर 3 जो कि चाइल्ड हेल्प लाइन है, ये भी महत्वपूर्ण है, नोट करना, जो कि चाइल्ड हेल्प लाइन, जो कि कितने नंबर 1098। वैसे तो 100 नंबर भी होते आपने देखा, जबकि यहां पर 1098 नंबर रखे हेल्पलाइन के लिए, जो कि राज्य में, ध्यान देना साथियों, राज्य में कठिनाइयों से घिरे पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस तथा देख रेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए, जो कठिनाई से घिरे हुए हैं या अपेक्षित है, जिनका अनादर कर दिया गया, हीन भावना से देखा जाता है। उसके बाद में लावारिस, जिनके कोई माता पिता परिवार नहीं होता, वो लावारिस, तरह देख रेख और संरक्षण की जरूरत वाले, जिनको देखरेख और संरक्षण की जरूरत है आज, ऐसे बच्चों के लिए ध्यान देना। हमारे राजस्थान के 20 जिलों में 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन सेवा, निःशुल्क, कोई पैसा भी नहीं लगेगा, निःशुल्क आपातकालीन सेवा, जो कि 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। टोल फ्री, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। इतने नंबर पे आप कॉल कर सकते हो अगर कहीं पे भी बच्चे के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए इसके अंदर आप देखोगे निःशुल्क आपातकालीन सेवा है 24 घंटे। और कितने जिलों में? 20। और राजस्थान के अंदर जिले कितने? 33। तो यहां पे क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो ये नंबर ही याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन तो ये भी बना सकता है कि हेल्पलाइन नंबर कितने टोल फ्री, तो ध्यान देना 1098 ठीक है ना साथियों। अब आपको ध्यान देना है कि ये 20 जिले कौन कौन से हैं, जिलों के नाम कैसे तैयार करोगे। देखो साथियों, वैसे तो आपने देखा होगा राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का सामान्य परिचय। हम देखते हैं कि राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से 33 जिलों को 7 संभागों में बांटा है। उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हो। मैंने तो ऐसे लिखा है क्या कि इन संभागों के ये जिले नहीं है। ध्यान देना, इन जिलों को छोड़ करके सभी 20 जिले होंगे। ध्यान दो साथियों इस बात के ऊपर, जो कि इन जिलों को छोड़ करके मैंने पहले संभाग का नाम लिखा है और उसके बाद में उसका कौन सा जिला है जहां पर ये हेल्पलाइन नंबर नहीं है। इसके अलावा जो बच गए जिले वो 20 जिले होंगे। तैयार कर लेना सातों संभाग। वैसे मैंने राजस्थान भूगोल के एक क्लास वीडियो के अंदर बना भी रखा है, अच्छी
ट्रिक के साथ आप मेरे YouTube चैनल पे देख भी सकते हो। 7 संभाग और उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, किसमें 4 जिले हैं, किसी में 5 जिले हैं और किसी में 6 जिले हैं, तो उसे भी तो तैयार करना है। तो उसी के आधार पर आप इस लाइन को भी तैयार कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले अपना संभाग बीकानेर संभाग, जो कि बीकानेर संभाग में जिले कितने 4, और याद रखना केवल हनुमानगढ़ में नहीं है ये हेल्पलाइन नंबर, जबकि 3 में है। ध्यान से सुनो, 3 में बीकानेर, गंगानगर और चूरू वहां पे है। इस 20 जिलों में ये 3 जिले भी शामिल है। समझ गए ना। यहां मैंने उन्हीं जिलों के नाम लिखे हैं जहां पर ये टोल फ्री नंबर नहीं है। उसके बाद में नंबर 2 अजमेर संभाग में कितने 4, वहां पर भी एक जिला ऐसा है जहां पर ये नंबर, ये सुविधा, ये सेवा नहीं है। नागौर में, जबकि 3 में है, अजमेर में है, भीलवाड़ा में है और टोंक में है। ध्यान देना साथियों, अच्छी प्रकार से सुनो जो मैं बोल रहा हूं उसको, और फिर नोट भी कर लेना। उसके बाद में तीसरा संभाग कोटा देख सकते हैं जहां पर 4 जिले, कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं 4। ध्यान देना साथियों, उसमें भी 2 ध्यान देना, जो कि बूंदी और बारा, 2 में तो है 2 में नहीं है। नहीं वाले कौन, बूंदी और बारा, जबकि है कहां पे कोटा और झालावाड़ में। ये हेल्पलाइन नंबर है। समझ में तो आ रहा है ना, क्लियर है ना। आगे देखो, उसके बाद में भरतपुर, जिसमें कितने जिले आते हैं 4। साथियों नोट करना, जो संभाग का नाम है ना वो भी अपने आप में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है वो भी। इसलिए भरतपुर में 4 कुल जिले, जिसमें 2 में तो है 2 में नहीं है। कहां पे नहीं, करौली और धौलपुर में नहीं है, जबकि 2 में है। कहां, भरतपुर और सवाई माधोपुर में। आ रही ना बात समझ में, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो आगे, जयपुर संभाग कितने जिले 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग है हमारे राजस्थान का। उसके अंदर भी ध्यान देना 2 जिलों में यह सेवा नहीं है। कौन कौन से, झुंझुनू और दौसा है कहां पे 3 में, जो कि जयपुर, अलवर और सीकर 3 में है, जबकि 2 में नहीं है। मैंने यहां पे संभाग और संभाग के बाद में वो जिले लिखे जहां पर यह सेवा नहीं है। और मैंने क्रम से भी, जहां 1-1 नहीं है वो पहले 1-1, फिर 2-2 वाले और उसके बाद में 3 वाले। सही समझना साथियों, ठीक है ना। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता। मारो उद्देश्य था की सफलता, तो इसलिए इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, बस साथियों आप मेहनत करो। उसके आगे देखो, जोधपुर संभाग कितने जिले 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग में। और कितने में यह सेवा नहीं, 2 में, जालोर और सिरोही में नहीं, जबकि कितने में 4 में है। कहां पे, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली 4 में है, 2 में नहीं है। मैंने नहीं वाले लिखे हैं यहां पे, क्योंकि है वो जिले ज्यादा होंगे 20 और नहीं है वो कितने होंगे 13, तो इसलिए 13 को तैयार कर लो, जबकि जो बच गए 20 उनमें है साथियों, ठीक है ना। समझ गए, पल्ले पड़े को नहीं पड़े, आगे ना बात समझ में। हाँ आगे देखो, उदयपुर, जो कि उदयपुर संभाग में कितने 6 जिले, 6 जिलों के 2 संभाग हैं, एक जोधपुर और एक उदयपुर। तो आप देखोगे उसके 3, यहां पे ध्यान देना, जो कि 3 जिले ऐसे हैं जहां पर यह सेवा नहीं है। किसमें, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद।
इन 3 जिलों में ये आपातकालीन सेवा नहीं है। और है कितने में? उदयपुर संभाग में 3 में है। कहां कहां पे? उदयपुर में है, डोंगरपुर में है और उसके बाद में बांसवाड़ा में है। आगे नवासन में इनको नोट कर लेना साथियों, क्वेश्चन बन सकता है। मेरे को लग रहा है, विश्वास है कि या तो ये क्वेश्चन बनाएगा या फिर ये क्वेश्चन बनाएगा विभाग वाला, या फिर बनाएगा पोक्सो एक्ट के ऊपर, ध्यान दो साथियों, या फिर बनाएगा 4 अधिकार वाला, जो यूएनओ महासभा ने 4 अधिकार तय किए थे ना, उनसे बना सकता है। या फिर बाल अधिकार दिवस कब आता है? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, विश्व बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर। या फिर आ सकता है बाल अधिकार सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ध्यान देना, जो कि 14 नवंबर से 20 नवंबर। तो साथियों, ये था अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, जो इस बार नया जोड़ा है रिट स्पेशल के अंदर। आप देख सकते हो इसके अंदर जो कि एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अब बता दो साथियों, आपके कितना समझ में आया है? दोनों भाग जरूर देखना। एक बार समझ में न आए तो दूसरी बार, तीसरी बार, 2-3 बार 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 देखना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। जहां तक हमारे सिलेबस का स्तर है ना, वहां तक की बातें मैंने बता दी, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि मैंने ये टॉपिक आपको एकदम कंप्लीट करवा दिया, बहुत कुछ करवा दिया, सब कुछ नहीं करवाया। कहीं आप कहोगे सर ने ये बात तो बता ही नहीं, कुछ बातें मैंने मौखिक भी तो बोली है ना साथियों, उसको भी तो नोट करना, क्योंकि बोर्ड के ऊपर मैं सारी बातें लिख भी तो नहीं सकता, छोटा बोर्ड है। और वैसे ही देख रहे हो आप, मैंने छोटे छोटे लिखे। कई मेरे साथी, मेरे प्यारे विद्यार्थी कह रहे गुरुजी समझ में ही को नहीं आवे, दिख ही को नहीं। तो साथियों, मैंने कहा था जगते रहना है, अपने दिमाग को खुला रखना है। मैं ये सारी बातें मौखिक बोल करके भी तो आया हूं, ठीक है ना साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए साथियों। ये दिन बार बार नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। डर के आगे जीत है, इसलिए डरना नहीं है कि पेपर आ गया मैं क्या करूं, पेपर आ गया मैं क्या करूं। ना जी ना, आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी है, सॉलिड तैयारी है, ध्यान रखना साथियों, जिसके कारण आप चिंतित मत हो। पेपर आएगा, ऐसे अपने दिमाग में इस प्रकार का माहौल मत बनाओ, बस अपनी तैयारी को गति दो, शांतिपूर्ण तरीके से, ईमानदारी से, लगन के साथ, अनुशासन के साथ अपनी तैयारी करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी हमें, ठीक है ना साथियों। ओके, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक खुश रहना आपको। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो देखा है, सुना है। और एक जिम्मेदारी मैं आपको सौंप के जा ही रहा हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, जो आपने ज्ञान ग्रहण किया है वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शेयर करना मत भूलना अगर अच्छा लगा हो तो। और लाइक तो जरूर ही कर देना साथियों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों।